पिछली क्लास में हमने अपवाह तंत्र वाला चैप्टर शुरू किया था। आज देखो हम पढ़ते हैं कि उद्गम के प्रकार, प्रकृति और विशेषताओं के आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र को हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में बांटा गया है। कि देखो बच्चों, कुछ नदियां हमारी जो हैं उत्तर भारत की, वो हमारे अधिकतर हिमालय से निकलती हैं, और जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो हमारे अधिकतर पश्चिमी घाट से निकलती हैं। ठीक है, तो दो तरीके का अपवाह तंत्र है, एक हिमालयी और एक है हमारा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। सबसे पहले अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं भारत के अपवाह तंत्र के बारे में। भारत के अपवाह तंत्र में अनेक छोटी बड़ी नदियां शामिल हैं। इनको चलो हम पढ़ते हैं। हिमालयी अपवाह तंत्र, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिमालयी अपवाह तंत्र। देखो बच्चों, इसमें मुख्यतः गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणियां शामिल हैं। यहाँ की नदियां 12मासी होती हैं, यानी 12 महीने बहने वाली नदियां हैं, क्योंकि ये बर्फ पिघलने व वर्षण दोनों पर निर्भर होती हैं। देखो, जब हमारे हिमालय से नदियां आती हैं तो वो क्या है, बर्फ पिघलकर वहां से बहकर आती हैं। जैसा कि हम अपने चित्र बनाते थे जब छोटे थे, तो पहाड़ बनाते, पहाड़ों में से नदियां निकलती हुई बनाते, तो क्या ग्लेशियर्स पिघलते हैं, वहां से नदियां बहकर आती हैं। आगे देखो, ये नदियां गहरे महाखड्डों से गुजरती हैं, जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपरदन क्रिया के द्वारा निर्मित हैं। महाखड्डों के अतिरिक्त ये नदियां अपने पर्वतीय मार्ग में वी आकार की घाटियां, देखो बच्चों, जब ये आती हैं पहाड़ों से, देखो जब ये पहाड़ों से मैदानों में प्रवेश करती हैं तो वहां पर काट छांट करती हैं और इस तरीके की वी आकार की घाटियां बनाती हैं। जब वहां से गुजरती हैं तो उन क्षेत्रों को गहरा करके कैसे बनाती हैं, वी आकार की घाटियां बनाती हैं। छिप्रिकाएं यानी कि ऊपर से जब पानी गिरता है तो इस तरीके से छिप्रिकाएं कुछ स्थलाकृतियां बनती हैं नदियों के द्वारा निर्मित, जिन्हें क्या कहा जाता है, इस तरीके की जो बनती हैं। जब पानी गिरता है ऊपर से तो चट्टानों को कुछ स्थानों पर से काट देता है, पानी हमें उछलता हुआ प्रतीत होता है, उसे हम क्या कहते हैं, छिप्रिकाएं कहते हैं। जलप्रपात देखो बच्चों, जलप्रपात भी होता है कि जब पानी ऊंचाई से गिरता है तो इस तरीके से गिरता है, कुछ चट्टानों को काट देता है, तो इस तरीके से गिरता हुआ पानी हमें क्या कहते हैं, हम उसे वाटरफॉल कहते हैं या जलप्रपात कहते हैं। जब ये मैदान में प्रवेश करती हैं तो निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां, जैसे देखो बच्चों, निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों का मतलब होता है निक्षेप यानी जमाव करना किसी भी चीज का। ये चीजें बनती हैं हमारी अपरदन से, अपरदन यानी कि काट छाट करना, और निक्षेप यानी जब ये मैदानों में प्रवेश करती हैं तो निक्षेप यानी जो अपने साथ बहाकर लेकर आती हैं अवसाद, उसको जमा करती हैं। निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां जैसे समतल घाटियां, गोखुर झीलें बच्चों, मैं पिछली क्लास में भी तुम्हें बता चुकी हूँ कि गोखुर झीलें हमारी क्या होती हैं कि जब नदी मैदानों में प्रवेश करती है तो इस तरीके से सांप के जैसे लहराते हुए चलती है, और जब सांप के जैसे लहराते हुए चलती है तो ये अपना कुछ हिस्सा इस लहर में से इस तरीके से ये कट के इधर रह जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, गोखुर झील कहा जाता है जिसे, या फिर छाड़न झील कहा जाता है, यानी छोड़ी हुई झील कहा जाता है। ये गाय के खुर के समान होती है, इसलिए इसे क्या नाम कहा जाता है, गोखुर कहा जाता है। गोखुर यानी गाय का खुर के समान। आगे देखो, गोखुर झीलें बाढ़कृत मैदान यानी बाढ़ के मैदान, गुम्फित वाहिकाएं और नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। देखो, नदी के मुहाने पर जब नदियां अपने मुहाने पर गिरने से पहले, मुहाना वो होता है जहां नदियां गिरती हैं, उद्गम स्थान जहां से नदियों का उद्गम होता है, और मुहाना या जहां पर गिरती हैं, तो मुहाने पर डेल्टा का निर्माण कर, नदियां गिरने से पहले सबसे अपना अवसाद त्रिभुजाकार रूप में जमाव करती हैं, जिसको क्या कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है। हिमालय क्षेत्र में इन नदियों का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, परंतु मैदानी क्षेत्रों में इन्हें सर्पाकार मार्ग में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, सांप के जैसी, और ये अपना रास्ता बदलती रहती हैं। जिस तरीके से देखो, कोसी नदी को क्या है, बिहार का शोक कहा। देखो बच्चों, कोसी नदी जिसे बिहार का शोक, सोरो ऑफ बिहार कहते हैं, अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात रही है। ये क्या है, अपना मार्ग परिवर्तन करके और बिहार में बहुत ज्यादा मात्रा में बाढ़ लेकर आती है। यह नदी पर्वतों के ऊपरी क्षेत्रों से भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भागों में जमा कर देती है। ये देखो, पर्वतों से नदियां क्या है, अपने साथ बहुत सारा अवसाद लेकर आती हैं, काट छांट करती हुई आती हैं, तो जो अवसाद लेकर आती हैं उसे क्या करती हैं, निक्षेप करती हैं नीचे लाके।
इससे नदी का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और नदी अपना मार्ग बदल लेती है। जैसे देखो, कोई भी चीज अपने साथ बहा कर लेकर आ रही है, आगे जमा हो गया, रास्ता ब्लॉक हो गया, तो वो क्या करेगी, दूसरे रास्ते से बहने लग जाएगी, अपना रास्ता परिवर्तित कर लेगी। क्या आप सोचते हैं कि सामान्यतः नदियों में और विशेष तौर पर कोसी नदी में जल का बहाव व मात्रा एक समान रहती है या घटती बढ़ती रहती है? नदी में कब जल की मात्रा अत्यधिक होती है? बाढ़ के सकारात्मक में नकारात्मक प्रभाव क्या है? देखो, जब पानी बारिश ज्यादा होती है तो उससे क्या है, नदियों में जल की मात्रा बढ़ जाती है। जैसा कि हम देखते हैं समय समय पर नदियां अपने जो सीमित जल क्षेत्र होता है उससे ऊपर उफान पर चलती हैं। हमने बहुत बार सुना भी होगा, उफान पर चल रहे हैं। अभी थोड़े टाइम पहले बारिश हो रही थी तो हमारे राजस्थान में ही माही नदी बहुत ज्यादा उफान पर चल रही थी, उसमें बांध के 16 गेट खोले गए थे। अभी हाल ही की बात है। आगे पढ़ते हैं, हिमालय पर्वतीय अपवाह तंत्र का विकास कब हुआ? देखो बच्चों, हिमालय पर्वतीय नदियों के विकास के बारे में मतभेद है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मायोसीन कल्प में लगभग 2.4 करोड़ वर्ष से 50 लाख वर्ष पहले एक विशाल नदी जिसे शिवालिक या इंडो ब्रह्म कहा गया, हिमालय के संपूर्ण अनुदैर्ध्य विस्तार के साथ असम से पंजाब तक बहती थी। देखो क्या किस नदी के बारे में बता रहा है कि पहले वो कह रहा है कि सबसे पहले एक ही नदी बहा करती थी 2.4 करोड़ से 50 लाख वर्ष पहले लगभग। मायोसीन कल्प में एक नदी बहती थी जिसका नाम था शिवालिक या इंडो ब्रह्म। वो असम से लेके और पंजाब तक बहती थी। अब देखो ये क्या कह रहा है, हम नक्शे पे जाते हैं, ये कह रहा है यहाँ हमारा असम है, असम से लेके यहाँ से लेके और यहाँ हमारे पंजाब तक, लगभग इस तरीके से यहाँ तक एक नदी बहती थी जिसको क्या कहा गया है, शिवालिक या इंडो ब्रह्म कहा गया है। हिमालय के जो अंत में निचले पंजाब के पास सिंध की खाड़ी में अपना पानी विसर्जित करती थी। भूवैज्ञानिक काल मापक्रम के लिए भौतिक भूगोल की पुस्तक हमें पढ़ने के लिए कहा गया है। अभी हमने भौतिक भूगोल स्टार्ट नहीं किया है। शिवालिक पहाड़ियों की असाधारण निरंतरता, इनका सरोवरी उद्गम और इनका जलोढ़ निक्षेप से बना होना, इसमें रेत मृत्तिका, चिकनी मिट्टी, गोलाश्म, कॉन्ग्लोमेरेट शामिल हैं, इस धारणा की पुष्टि करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कालांतर में इंडो ब्रह्म नदी 3 मुख्य अपवाह तंत्रों में बंट गई। देखो, इंडो ब्रह्म नदी को ये कहा गया है कि सबसे पहले इंडो ब्रह्म नदी थी एकमात्र, जो असम से पंजाब तक बहती थी। धीरे धीरे क्या हुआ, बाद में आज के समय में ये 3 भागों में बट गई। पश्चिम में जिसे सिंध और उसकी 5 सहायक नदियों के रूप में जाना जाता है आज, मध्य में जिसे गंगा, हिमालय से निकलने वाली सहायक नदियों के नाम से जाना जाता है, और पूर्व का जो भाग है हमारा उसे ब्रह्मपुत्र भाग या ब्रह्मपुत्र भाग व हिमालय से निकलने वाली सहायक नदियों के नाम से जाना जाता है। देखो बच्चों, ये कह रहा है कि पहले एक नदी निकलती थी असम से लेके और पंजाब तक निकलती थी, उसको शिवालिक या इंडो ब्रह्म के नाम से जाना जाता था, लेकिन कालांतर में उसका विभाजन हुआ, जो क्या है, पूरा पश्चिम में तो हमारे सिंधु और उसकी सहायक नदियां, ये रही सिंधु और ये रही इसकी 5 सहायक नदियां, इसके भाग में बट गया। मध्य में गंगा और उसकी सहायक नदियों के रूप में बट गया, और जो पूर्व में था हमारा ब्रह्मपुत्र उसकी सहायक नदियों के रूप में बट गया। आज वर्तमान में हम देखें तो हमें इसका विभाजन इसी तरीके से मिलता है, इधर सिंधु और उसकी सहायक नदियां, इधर गंगा और उसकी सहायक नदियां, और इधर ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां। विशाल नदी का इस तरह का विभाजन संभवतः प्लीस्टोसीन काल में हिमालय के पश्चिम भाग में व पोतवार पठार दिल्ली रिज के उत्थान के कारण हुआ है। यह क्षेत्र सिंधु व गंगा अपवाहों के बीच जल विभाजक बन गया। इसी प्रकार मध्य प्लीस्टोसीन काल में राजमहल की पहाड़ियां और मेघालय के पठार के मध्य स्थित मालदा गैप का अधोक्षेपण हुआ, जिससे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों का दिक् परिवर्तन हुआ और वे बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित हुई। देखो बच्चों, हम पहले भी पढ़ चुके हैं मालदा गैप के बारे में, मेघालय का पठार कहाँ पर है। उसके अलावा इसमें बात कर रहा है राजमहल की पहाड़ियाँ। राजमहल की पहाड़ियाँ, इनकी लोकेशन हम देख चुके, यहाँ हमारी राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ हमारा मेघालय का पठार है। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। मालदा गैप के कारण क्या हुआ है, ये दक्षिण पठार का हिस्सा यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गया है। मेघालय का पठार, शिलोंग का पठार जिसे कहा जाता है, इसके बारे में हम पढ़ चुके। पढ़ते हैं हिमालय अपवाह तंत्र की नदियां। देखो, हिमालय अपवाह तंत्र की नदियों में सिंधु नदी तंत्र के बारे में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं। हम इसमें पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये तीनों हमारे कहाँ से निकलती हैं, हिमालय से निकलती हैं। ये हिमालय की नदियां हैं। सिंधु नदी तंत्र विश्व का सबसे बड़ा जो नदी तंत्र है वो क्या है, हमारा सिंधु नदी तंत्र।
देखो इसका क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है और भारत में इसका जो क्षेत्रफल है 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है। भारत में इतने क्षेत्र में ये बहती है। इसकी कुल लंबाई है 2,880 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 1,114 किलोमीटर है। देखो इसकी कुल लंबाई तो 2,880 है और भारत में जो इसकी लंबाई है वो है 1,114 किलोमीटर है। भारत में ये हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी है। अभी मैंने इसकी लोकेशन तुम्हें दिखाई दी कि सबसे जो पश्चिमी भाग में है वो क्या है, हमारी सिंधु नदी बहती है। देखो इसका उद्गम तिब्बत क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी के बोखरचू के निकट एक हिमनद से होता है जो 4,164 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तुमसे प्रश्न पूछा जाए कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमनद से होता है जो कहाँ पर है, तिब्बत क्षेत्र में है। तिब्बत में इसे सिंगी खबान अथवा शेरमुख कहते हैं। लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई यह लद्दाख और बाल्टिस्तान से गुजरती है। लद्दाख श्रेणी को काटते हुए यह नदी जम्मू कश्मीर के गिलगित के समीप एक दर्शनीय महाखड्ड का निर्माण करती है। यह पाकिस्तान में चिल्लड़ के निकट दर्दिस्तान प्रदेश में प्रवेश करती है। आगे देखो पंचनद नाम पंजाब की 5 मुख्य नदियां सतलुज, व्यास, रावी, चनाब और झेलम को दिया गया है। ये पांचों नदियां क्या है, हमारे सिंधु की सहायक नदियां हैं। अभी हमने देखो नक्शे में भी देखा था, ये सिंधु हमारी, इसके अलावा इसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, व्यास। ठीक है, आगे देखो अंत में सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में जा गिरती है। भारत में सिंधु जम्मू कश्मीर राज्य के केवल लेह जिले में बहती है। देखो भारत में जो सिंधु नदी है जम्मू कश्मीर के केवल लेह जिले में बहती है। झेलम सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल गिरिपद में स्थित वेरीनाग झरने से निकलती है। तुमसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि झेलम नदी कहाँ से निकलती है, तो वेरीनाग झरने से निकलती है, पीर पंजाल श्रेणी से। अगली इसकी जो मुख्य नदी है, सहायक नदी है, वो है हमारे चिनाब। चिनाब सिंधु की दूसरी बड़ी सहायक नदी है और ये चंद्र और भागा 2 सरिताओं के मिलने से बनती है। जब चंद्रा और भागा 2 सरिताएं मिलती हैं तो क्या बनती है, चिनाब बनती है। ये सरिताएं हिमाचल प्रदेश के केलांग के निकट तांडी में आपस में मिलती हैं, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। देखो दोनों शाखाएं जब चंद्रा और भागा मिलती हैं तो इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी 1,180 किलोमीटर बहती है। पाकिस्तान में जाने से पहले ये 1,180 किलोमीटर क्षेत्र में बहती है, इतनी लंबाई में बह लेती है। रावी सिंधु की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है और ये हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है। राज्य की चंबा घाटी से बहती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने एवं सरायू सिंधु के निकट चेनाब नदी में मिलने से पहले ये नदी पीर पंजाल के दक्षिण पूर्वी भाग एवं धौलाधर के बीच प्रदेश में प्रवाहित होती है। देखो सारी पर्वत श्रेणियां पीर पंजाल, धौलाधर, लास्कर, जास्कर, लद्दाख सबके बारे में हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। व्यास सिंधु की अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो समुद्र तल से 4,000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है। यह नदी कुल्लू घाटी से गुजरती है और धौलाधर श्रेणी में काती और लारगी के महाखड्ड का निर्माण करती है। देखो एक और सहायक नदी है सतलुज नदी, तिब्बत में 4,555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है। ये प्रश्न पूछा जाता है सतलुज नदी कहाँ से निकलती है, मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है, जहां इसे लॉन्गचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रवेश करने से पहले ये लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु के समानांतर बहती है। समानांतर यानी कि सिंधु बह रही है उसके बिल्कुल लगते हुए बहती है। देखो मैं तुम्हें इसकी लोकेशन दिखाती हूँ। देखो सिंधु ये रही हमारी और बिल्कुल इसके समानांतर लगते हुए इसी तरीके से हमारी ये सतलुज बह रही है। यहाँ पर यह एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है क्योंकि ये भाखड़ा नागल परियोजना के नहर तंत्र को पोषण करती है, इसलिए इसको एक मुख्य नदी के नाम से जाना जाता है। देखो अभी हमने पढ़ा सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में। अगला है हमारा गंगा नदी तंत्र। देखो गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ते हैं।
गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है और गंगोत्री हिमनद 3900 मीटर की ऊंचाई पर है। ये प्रश्न हमसे बहुत पूछा जाता है कि हमारी गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये तो हमें सभी को पता है, गंगोत्री हिमनद से निकलती है और गंगोत्री हिमनद कहाँ पर है, हमारा उत्तराखंड में। ठीक है, यहाँ यह किस नाम से जानी जाती है, भागीरथी के नाम से जानी जाती है। देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा, देखो भागीरथी और अलकनंदा दो शाखाएं जब मिलती हैं उसके बाद इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। अलकनंदा नदी का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमनद है। ये अलकनंदा धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती है जो जोशीमठ या विष्णुप्रयाग में मिलती है। गंगा नदी हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है। देखो गंगा नदी मैदान में कब प्रवेश करती है, हरिद्वार में। जब वो हरिद्वार में आती है तो वो वो पहाड़ों में बहती है, उसके बाद हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है गंगा नदी। यहाँ से यह पहले दक्षिण की ओर और फिर दक्षिण पूर्व की ओर और फिर पूर्व की ओर बहती है और अंत में यह दक्षिणमुखी होकर दो जलवितरिकाओं धाराओं भागीरथी और हुगली में विभाजित हो जाती है। इस नदी की कुल लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर है। यह उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, देखो हम इसे अंडरलाइन कर लेते हैं, यह उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल पे 520 किलोमीटर मार्ग तय करती है। गंगा द्रोणी केवल भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। गंगा द्रोणी भारत में कितने क्षेत्र में फैली हुई है, 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है और ये भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, जिसे उत्तर में हिमालय से निकलने वाली बारहमासी व अनित्यवाही नदियां और दक्षिण में प्रायद्वीप से निकलने वाली अनित्यवाही नदियां शामिल हैं। सोन इसके दाहिने किनारे पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। देखो सब इसके दाहिने किनारे पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, सोन है। और बाएं तट पर मिलने वाली नदियों में है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। ये प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। दाहिने पर सिर्फ एक नदी मिलती है दाहिने किनारे पर, वो है सोन नदी जो इसकी मुख्य सहायक नदी है, और बाएं किनारे पर जो मिलती है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। सागर द्वीप के निकट ये नदी अंततः बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। देखो ये रही हमारी गंगा नदी। देखो गंगा नदी यहाँ पर दिखा रखी है, ये इसकी सहायक नदियां हैं। दाहिने किनारे पर देखो इससे सोन नदी मिलती है दाहिने किनारे पर, और यहाँ पर इसकी ये हैं सारी बाएं किनारे पर मिलने वाली सहायक नदियां। यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। देखो यमुना नदी जो है हमारी वो गंगा की ही सहायक नदी है और सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका स्रोत क्या है, यमुनोत्री हिमनद है जो यमुनोत्री से है। यमुना नदी जो है यमुनोत्री से निकलती है, गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री हमारे उत्तराखंड में है, जो हिमालय के बंदरपुर श्रेणी की पश्चिमी ढाल पर 6316 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। प्रयाग इलाहाबाद में इसका गंगा में संगम होता है। देखो यमुना नदी जो गंगा से मिलती है वो कहाँ पर मिलती है, प्रयाग इलाहाबाद में। आजकल इसको इलाहाबाद का नाम हमारा प्रयागराज कर दिया गया है। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन इसके दाहिने तट पर मिलती है। देखो चंबल नदी हमारे राजस्थान में भी बहती है, मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान में बहते हुए निकलती है। ये चंबल नदी जो है हमारे यमुना में मिलने के बाद फिर गंगा में मिलती है और गंगा से मिलके कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में जाती है। जबकि हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुणा आदि नदियां इसके बाएं तट पर मिलती हैं। इसका अधिकांश जल सिंचाई उद्देश्य के लिए पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहरों तथा आगरा नहर में आता है। देखो बच्चों चंबल नदी के बारे में बात कर रहे हैं। चंबल नदी जो है हमारे मालवा के पठार महू के निकट से निकलती है और राजस्थान के कोटा में पहुंचती है और वहां पर गांधी सागर बांध इस पर बनाया गया है, और भी कई बांध, जवाहर सागर है, ऐसे बांध इस पर बनाए गए हैं।
कोटा से बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर होते हुए यमुना में मिलती है, और यमुना से और फिर यमुना नदी किस में मिलती है? गंगा में मिलती है। उसके बाद ये कहाँ पर जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाती है। चंबल नदी अपनी उत्खात भूमि यानी कटे फटे बीहड़ों के लिए जानी जाती है। चंबल के डाकू बहुत ज्यादा फेमस है। ये चंबल क्या है? उत्खात भूमि वाली भूआकृति के लिए प्रसिद्ध है। चंबल खड्ड बनाए जाते हैं जिसमें चंबल के डाकू रहते हैं। चंबल ने काट छाट करके चंबल खड्ड बना रखे हैं, उनमें क्या है? चंबल के डाकू बहुत फेमस है। गंडक नदी दो धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा से मिलने से बनती है, और ये नेपाल हिमालय में धौलागिरी एवं माउंट एवरेस्ट के बीच निकलती है और मध्य नेपाल को प्रवाहित करती है। बिहार के चंपारण जिले में यह गंगा मैदान में प्रवेश करती है और पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी में जाकर मिलती है। देखो, घाघरा नदी मापचा, चुंगो, हिमनद से निकलती है। देखो, इसी नदी से, घाघरा नदी से शारदा नदी मिलती है हमारे काली नदी के नाम से भी जिसे जाना जाता है। ये मिलती है हमारे, इससे मैदान में मिलती है, और अंत छपरा में गंगा में दोनों मिल जाती हैं। दोनों में गंगा में विलीन हो जाती हैं, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में चली जाती हैं। कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका स्रोत तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, जहां से इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है। नेपाल में मध्य हिमालय को पार करने के बाद इसके पश्चिम में सोन कोसी और पूर्व में तमुर कोसी मिलती है। अरुण नदी से मिलकर यह सप्त कोसी बनाती है। रामगंगा नदी गैरसन के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने वाली अपेक्षाकृत छोटी नदी है। शिवालिक को पार करने के बाद यह अपना मार्ग दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बनाती है और उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद के निकट मैदान में प्रवेश करती है। अंत में कन्नौज के निकट यह गंगा नदी में मिल जाती है। छोटा नागपुर के पठार के पूर्वी किनारे पर दामोदर नदी बहती है और भ्रंश घाटी से बहती हुई हुगली नदी में गिरती है। देखो, भ्रंश घाटियां क्या होती हैं कि इस तरीके से घाटी में, देखो मैं बताती हूँ कि इस तरीके से घाटियां बन जाती हैं। देखो, इस तरीके से बन जाती हैं पहाड़ों में, तो नदियां अंदर ही अंदर बहती हैं। वो क्या है? भ्रंश घाटियां, यानी कि दबा हुआ स्थान एक तरीके से। हुगली नदी में गिरती है। बराकर इसकी एक मुख्य सहायक नदी है। इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। देखो, बिहार का जो शोक था हमारे कोसी नदी थी, उसको सोरोफ बिहार कहा जाता है, और ये है हमारा दामोदर नदी बंगाल का शोक, इसे कहा जाता है सोरोफ बंगाल कहा जाता है। बंगाल का शोक, बंगाल में बाढ़ लेकर आती है ये। इस नदी को दामोदर घाटी कॉरपोरेशन नामक एक बहुउद्देशीय परियोजना ने वश में कर लिया है। शारदा या सरयू नदी का उद्गम नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद से है और इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। ये भारत नेपाल सीमा के साथ बहती हुई, जहां इसे काली या चाइक कहा जाता है, घाघरा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी महानंदा है, जो दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। देखो, दार्जिलिंग जो है हमारा सिक्किम में है, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, पहले भी हमने नक्शे में देख ली थी। देखो, यहाँ पे हमारा दार्जिलिंग है, सॉरी पश्चिम बंगाल में है हमारा, ठीक है। दार्जिलिंग जो है हमारा पश्चिम बंगाल में आता है। आगे देखो, दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है और ये नदी पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। गंगा के दक्षिणी तट पर सोन एक बड़ी सहायक नदी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है। पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों की श्रृंखला बनाती हुई नदी पटना के पश्चिम में आरा के पास गंगा नदी में विलीन हो जाती है। ये थी बच्चों हमारे गंगा और उसकी सहायक नदियों के बारे में। आगे बढ़ते हैं हम। तीसरा नदी तंत्र है जो हिमालय का, वो है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। विश्व की सबसे बड़ी नदियों में एक ब्रह्मपुत्र नदी का नाम आता है, जिसका उद्गम होता है कैलाश पर्वत श्रेणी से मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग हिमनद से होता है। देखो, किस हिमनद से निकलती है? चेमा युंगडुंग हिमनद से निकलती है। यहाँ यह पूर्व दिशा में अनुदैर्घ्य रूप में बहती हुई दक्षिणी तिब्बत में शुष्क व समतल मैदान में लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जहाँ इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है शोधक। तिब्बत में रांगो सांगपो इसके दाहिने तट पर एक प्रमुख सहायक नदी है। मध्य हिमालय में नामचा बरवा के निकट एक गहरे महाखड्डे का निर्माण करती है। देखो, हमने पिछली क्लास में जो पिछला चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें हमने नामचा बरवा भी देखा था। देखो बच्चों, यहाँ ये है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। देखो, ये रही हमारी ब्रह्मपुत्र नदी, ये बह रही सांगपो के नाम से, यहाँ इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। ये लिख रहा सांगपो नदी, यहाँ इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। यहाँ हमारा नामचा पर्वत श्रृंखला है,
मैंने पिछले चैप्टर जो हमने पढ़ा था उसमें मैंने लोकेशन बताई थी। देखो आगे है मध्य हिमालय में नामचा बर्वा, इसकी ऊंचाई है 7,755 मीटर के निकट एक गहरे माखड्डे का निर्माण करती हुई यह एक प्रक्षुब्ध और तेज बहाव वाली नदी के रूप में बाहर निकलती है। हिमालय के गिरिपद में यह शीशंश और दिशंग नाम से निकलती है। अरुणाचल प्रदेश में सादिया कस्बे, जिस पर देखो ब्रह्मपुत्र नदी पर ही ढोला सादिया एक पुल बना हुआ है जो अभी हाल ही में बना था, कुछ वर्षों पहले, 1-2 साल हो गए उसको बने हुए, जिसका उद्घाटन हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने किया था। सबसे लंबा पुल ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया ढोला सादिया। अरुणाचल प्रदेश में सादिया कस्बे के पश्चिम में यह नदी भारत में प्रवेश करती है। दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए इसके बाएं तट पर इसकी प्रमुख सहायक नदियां दिबांग और सिकांग और लोहित मिलती हैं और इसके बाद ये नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। देखो सबसे पहले तो इसका नाम था सांगपो था, और जब इसमें मिलती हैं ये सहायक नदियां दिबांग, सिकांग और लोहित, तब इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। असम घाटी में अपनी 750 किलोमीटर की यात्रा में ब्रह्मपुत्र में असंख्य सहायक नदियां आकर मिलती हैं। इसके बाएं तट की मुख्य सहायक नदियां बूढ़ी दिहिंग और धनसिरी हैं, जबकि दाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण नदियों में सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संकोश हैं। सुबनसिरी, जिसका उद्गम तिब्बत में है, एक पूर्ववर्ती नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और फिर दक्षिण दिशा में बहती हुई बांग्लादेश में तिस्ता नदी इसके दाहिने किनारे पर मिलती है और इसके बाद ये जमुना कहलाती है। इसके बाद क्या है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तब इसको किस नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से जाना जाता है। देखो इस तरीके से बहकर आ रही है, ये रहा हमारा बांग्लादेश। जब यहाँ प्रवेश करती है तो इसको किस नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, अंत में यह नदी पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़, मार्ग परिवर्तन एवं तटीय अपर्दन के लिए जानी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी अधिकतर सहायक नदियां बड़ी हैं और इनके जलग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण में अत्यधिक अवसाद बहकर आ जाता है। और देखो बच्चों, एक चीज और है, तुम इसमें नोट कर सकते हो कि विश्व का जो सबसे बड़ा नदीकृत द्वीप है वो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, मांजुली द्वीप। तो तुम इसको नोट कर लेना। इसमें ये था हमारा आज का चैप्टर। उसमें हमने पढ़ा है हिमालय की हमारी नदियों के बारे में, जिसमें हमने सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ा है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय प्रवाह तंत्र के बारे में। थैंक यू।